सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम काफ़ी सारे चैप्टर्स कर चुके हैं एंड आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट। देखो ये जो चैप्टर है ना बहुत इजी चैप्टर है और बजट टर्म को हम रेगुलर बेसिस में अपने डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं। जैसे हम किसी शॉप पे जाते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो हमें शॉपकीपर क्या पूछता है, आपका बजट क्या है। तो बजट का एक तरीके से सिंपल मतलब बताऊं तो कि तुम कितना खर्चा कर सकते हो, है ना। तुम किसी शॉप पे अगर जाते हो तो तुम्हें दुकानदार जब पूछता है कि आपका कितना बजट है, तो उससे सिर्फ यही मतलब निकल के आता है कि तुम्हारा खर्चा कितना हो सकता है। इसको हम लोग कह देते हैं बजट। बट देखो गवर्नमेंट भी तो एक बजट बनाती होगी। अब गवर्नमेंट अंधाधुंध कुछ भी स्पेंड नहीं कर सकती और कुछ भी अर्न नहीं कर सकती। उसका एक प्लान होता है प्रॉपर, वो उस प्लान को पूरा करती है, देन ही वो आगे प्रोसीड करती है अपने ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, है ना। क्योंकि देखो अगर रेवेन्यू नहीं आएगा, अगर पैसा नहीं आएगा गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी नहीं कर पाएगी, एक्सपेंसेस भी अपने कवर नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। गवर्नमेंट बजट का टर्म समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये जो बजट है ना, ये एक एनुअल स्टेटमेंट है। एनुअल स्टेटमेंट का क्या मतलब है, जैसे ये भाई पूरे साल के लिए बनी होती है। कुछ टर्म्स लिख रहा हूँ। सबसे पहला है गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है, ठीक है। अब ये एनुअल स्टेटमेंट तो है तो चलो ये तो समझ आ गया। अब इसमें आता क्या क्या है, ये हमें दो चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। पहला है रिसीट्स, दूसरे आ जाते हैं एक्सपेंडिचर। ये दो चीज़ों के बारे में बताता है। पहला रिसीट्स आ जाता है, दूसरा एक्सपेंडिचर आ जाता है। यानी कि गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्टेटमेंट बनाई है, ठीक है। एक ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तुम अकाउंट्स में पढ़ते हो ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह। ये भी एक तरीके की स्टेटमेंट ही है जिसमें रिसीट्स आती हैं, यानी कि गवर्नमेंट कितना पैसा कमाएगी एंड गवर्नमेंट कितना खर्चा करेगी एक फिस्कल ईयर में। समझ आया? बहुत इजी कंसेप्ट है। देखो एनुअल बजट क्या है, एनुअल बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट बजट क्या है, गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है जो हमें रिसीट्स बताता है और एक्सपेंडिचर बताता है कि गवर्नमेंट का इतनी इनकम होगी, इतना उसका खर्चा होगा एक फिस्कल ईयर में। अब दिमाग में समझ आता है, चलो रिसीट्स का तो मतलब समझ आ गया कि पैसा कितना कमाया जा रहा है, उसको रिसीट्स कह देंगे। एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया खर्चा। अब फिस्कल ईयर क्या होता है, अब भाई याद रखना, फिस्कल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो टाइम होता है ना, इसको हम फिस्कल ईयर कहते हैं, ठीक है। समझ आ गया। अच्छा अब देखो बजट्स तो हम काफ़ी सारे बनाते हैं, बजट्स तो हर कोई बनाता है, कि हमारी सीएम भी बनाते होंगे, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती होगी। तो बजट के क्या अलग अलग नाम होते हैं, तो हाँ होते हैं। तो आपके कोर्स में ना एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो फ्रीक्वेंट है काफ़ी ज़्यादा, कि जो बजट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, कि मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट बजट बनाती है उसका क्या नाम है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी बजट बनाती है उसका नाम होता है यूनियन बजट। रट लो इस टर्म को, यूनियन बजट को। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। मतलब अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने ये समझा एनुअल स्टेटमेंट है गवर्नमेंट बजट, ठीक है, जिसमें हम रिसीट्स रिकॉर्ड करते हैं और खर्चे रिकॉर्ड करते हैं एक फिस्कल ईयर के दौरान। फिस्कल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो बजट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है उसको क्या कहते हैं, यूनियन बजट। इतना समझ आ गया। अब इसका अगला टॉपिक हमारा आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अब ऑब्जेक्टिव समझते हैं। अब देखो गवर्नमेंट बजट बनाने के ना काफ़ी सारे गवर्नमेंट के ही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्योंकि देखो गवर्नमेंट किसके लिए आई है, पब्लिक के लिए आई है। तो कुछ तो ऐसा करेगी ना कि अगली बार भी लोग उसी को ही वोट करें। अगर वो कुछ भी स्पेंड कर रही है और सिर्फ पैसा कमाने पे फोकस करेगी ना, वो कभी भी आगे दोबारा बन नहीं पाएगी फ्यूचर में गवर्नमेंट। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा कौन सा होता है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो गवर्नमेंट को रिसोर्सेज कहाँ से मिलते हैं, गवर्नमेंट को रिसोर्सेज हमारे आसपास इन्वायरमेंट से ही मिलते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज इन द सेंस पैसा वैसा हो गया। तो अब गवर्नमेंट को क्या करना होता है, ये जो रिसोर्सेज होती है ना, रिसोर्सेज का मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ पैसा मत समझना। रिसोर्सेज का मतलब ये भी हो सकता है वो चीज़ें जिससे गवर्नमेंट का काम चल रहा है, ठीक है, या और भी नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं जो वो पब्लिक को प्रोवाइड करती है। रिसोर्सेज को यूज़ कैसे करें, क्योंकि ये यूज़ करने का ना बहुत बड़ा मोटिव हो जाता है गवर्नमेंट के लिए। जरा सा गलत यूज़ करा और गलत काम हो जाएगा। तो रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करो कि दो ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाएं। पहला ऑब्जेक्टिव हमारे ये आता है कि भाई इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ये तो भाई मेन है एक तरीके का, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए। सबसे पहला तो हमारा यही हो जाता है, ठीक है। एंड दूसरा आ जाता है हमारा कि सोशल
ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए। देखो 2 तरीके के ऑब्जेक्टिव होते हैं जो हर गवर्नमेंट कहती है कि भाई मेरे को पूरा करना ही करना है। पहला आ जाता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का सिंपल सोबर मतलब बताऊँ तो इसका मतलब ये है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। देखो हर किसी को पैसे चाहिए होते हैं, गवर्नमेंट को भी चाहिए होते हैं, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है इसका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है पब्लिक का वेलफेयर, लोगों का ध्यान रखना, लोगों को वो फैसिलिटीज़ देना जो उनके रेगुलर बेसिस पे उनको यूज़ आती है। अब जैसे गवर्नमेंट ये तो नहीं कर सकती ना कि पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लेना स्टार्ट कर दे, भाई पानी तो सबका हक है ना, और पानी ज़रूरी है सबके लिए, तो पब्लिक वेलफेयर है। तभी गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, आपने देखा होगा फ्री 0 बिल आता है हमारा पानी का, दिल्ली में तो खास करके, तो वो सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा कर रही है गवर्नमेंट। पब्लिक वेलफेयर भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। अब इसमें 2 मेन पॉइंट्स आते हैं, वो पॉइंट समझ लो कि रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ करें। अब कौन कौन से 2 पॉइंट्स हैं, अब ये देखते हैं। अब देखो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में ना मैं यही बता चुका हूँ ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। अब हमारा इसमें ना 2 चीज़ें होती हैं। गवर्नमेंट की मर्जी के दौरान ना गवर्नमेंट किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन को बढ़ा भी सकती है और किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन को कम भी कर सकती है। तो पहला पॉइंट तो ये आ जाता है टैक्स, कंसेशंस एंड सब्सिडीज़, ठीक है। पहला तो हमारा ना ये पॉइंट है, इस पॉइंट में ये 2 सब पॉइंट्स हैं, 2 तो लिखोगे, अगर नहीं लिखोगे नंबर कट जाएंगे। दूसरा आ जाता है डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझना टैक्स कंसेशन का क्या मतलब होता है। देखो गवर्नमेंट ने किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन को, कोई भी प्रोडक्शन होगी ना, उसको एनकरेज भी कर सकती है, यानी कि उसको बढ़ा भी सकती है एंड उसको डिस्करेज भी कर सकती है। जल्दी से कोई दिमाग में एग्जांपल सोचो, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने देखा होगा सिगरेट्स हमारे लिए हार्मफुल होती है, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने इसको डिस्करेज करने के लिए टैक्सेस बढ़ा दिए, जिसके कारण क्या हो गया, वो महंगी बिकनी स्टार्ट हो गई। लोगों ने ख़रीदा है बट पहले के दौरान अगर तुम डेटा देखोगे बहुत कम हो गई है। तो डिस्करेज का सिगरेट का हो गया। ये तो हो गया टैक्स कंसेशन। टैक्स कंसेशन का मतलब होता है जिस चीज़ को तुमने एनकरेज करना है ना, जिसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना है, उसकी टैक्स में छूट दे दो, और जिसको तुमने बंद करना है उसकी टैक्स बढ़ा दो। अगला आ जाता है सब्सिडीज़। सब्सिडीज़ का सबसे आसान एग्जाम्पल कौन सा है, खादी क्लोथ्स का। तुमने देखा होगा जो भी हमारे खादी क्लोथ्स होते हैं, है ना, खादी प्रोडक्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ देती है। गवर्नमेंट कहती है भाई तुम्हें रेंट नहीं देना जहाँ पे तुम खादी प्रोडक्ट्स बना रहे हो, या तुम्हें ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी, बिजली का बिल ना देना तुम। तो खादी जितने भी चीज़ें होती हैं ना उसके ऊपर बहुत अच्छी खासी सब्सिडीज़ मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल प्रोडक्ट। तो गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट एनकरेज करती है प्रोडक्शन को, तो गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज़ दे देती है। अगर यही किसी चीज़ को डिस्करेज करना होता है ना, तो गवर्नमेंट या तो टैक्स बढ़ा देती है या सब्सिडीज़ बिल्कुल ख़त्म ही कर देती है या कम कर देती है। ये 2 तरीके होते हैं किसी भी प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के, ठीक है। अब ये टैक्स वैक्स भी ना सारा बजट में ही लिखा जाता है, तो तभी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अगर ये टैक्सेस को सही से नहीं इस्तेमाल करेंगे तो इनका ऑब्जेक्टिव मेन खत्म होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, क्योंकि देखो टैक्सेस वगैरह से प्रॉफिट तो ये लोग कमाते ही कमाते हैं। अगला आ जाता है डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो प्राइवेट लोग ना बनाना चाहते नहीं हैं। जैसे अब सपोज करो, अब कोई प्राइवेट कंपनी है, तुम्हारी कंपनी है, तो तुम्हें क्या लेना देना, लोगों को पानी पहुंचाना है जी, दूसरा लोगों को बिजली अच्छी खासी देनी है, ठीक है, तीसरा साफ़ सुथरा रहे, सैनिटाइजेशन रहे। जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या करा था, स्वच्छ भारत अभियान चला दिया था। तो ये देखा जाए तो सैनिटाइजेशन किसी एक इम्पोर्टेंट प्राइवेट इंडिविजुअल की तो बात है ही नहीं, है ना, ये एक लार्ज स्केल पे गवर्नमेंट ने ही किया था। क्योंकि सैनिटेशन का जो मतलब होता है ना, वो होता है कि आसपास की चीज़ें साफ़ सुथरी हों। तो यानी कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, ये तीनों चीज़ें ना प्राइवेट लोग नहीं करते, क्योंकि उनको इससे पैसा नहीं मिलता। क्योंकि प्राइवेट का मेन क्या मोटिव होता है, पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। अब जब उन्हें प्रॉफिट मिलता ही नहीं है ना, तो वो ये सब चीज़ें नहीं करते, जिसके कारण गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्टली प्रोड्यूस कर देती है गुड्स एंड सर्विसेज जिनका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। बट वो क्यों करती है, क्योंकि उसको क्या करना होता है जी, उसको पब्लिक वेलफेयर करना होता है। हमने अभी स्टार्टिंग में क्या देखा था, 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला हमारा कौन सा होता है, पहला होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूरा हो जाता है टैक्स कंसेशंस और सब्सिडीज़ के, क्योंकि टैक्स बढ़ाते हैं तो पैसा जेब में इनके आ जाता है, ठीक है ना। इकोनॉमिक तो इससे आ जाता है। अब आ जाता है हमारा कि सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूरा होता है कि पब्लिक वेलफेयर के लिए वो चीज़ें बनाना जो प्राइवेट लोग बनाने के लिए कभी मंजूरी देंगे ही नहीं, वो कभी तैयार ही नहीं होंगे कि ये सब चीज़ें बनानी है। समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के ऊपर।
अब दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा ये आता है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ठीक है। अब देखो हर इकोनॉमिक सिस्टम में, कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम हो, किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम को पकड़ लो, ठीक है, हर जगह पे ना एक चीज़ तो तुम्हें कॉमन मिलेगी, डैट इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। कई लोग तो भाई बहुत अमीर होते हैं एंड कई गरीब होते हैं, मतलब स्टेबिलिटी नहीं आती कि सब अमीर हैं या सब एवरेज हैं, हर जगह पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तुम्हें दिखेगी। अब गवर्नमेंट का ना एम क्या होता है कि इसको ना कम करना है। अब कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, दो चीज़ें करती है। जो रिच होते हैं, पहला पॉइंट, जो रिच होते हैं ना उनके ऊपर खर्चा ज़्यादा कर, मतलब उनसे टैक्सेस ज़्यादा लेती है। क्योंकि देखो किस फॉर्म में लेती है, इनकम टैक्स, जितना वो कमाएंगे उतना इनकम टैक्स उनको देना पड़ेगा, तो रिच लोगों से वो टैक्सेस ज़्यादा ले लेती है। और इन्हीं टैक्सेस को यूज़ करती है किसके ऊपर, इन्हीं टैक्सेस को यूज़ करती है जो पुअर लोग होते हैं ना उनके वेलफेयर के ऊपर यूज़ करती है। जिसके कारण क्या हो जाता है, जिसके कारण हमारा एक ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है, डैट इज़ जब भी हमारी कोई भी चीज़ खर्चा होता है ना पुअर लोगों के ऊपर, तो इससे रेज हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उनके रहने सहने का जो ढंग होता है ना वो इम्प्रूव हो जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है पुअर का। इससे इनइक्वालिटी ख़त्म तो नहीं हो सकती, बट हाँ हम लोग क्या करते हैं, हम बराबर लाने की कोशिश गवर्नमेंट हर बार करती है। रिच के ऊपर टैक्सेस बढ़ा देने, टैक्सेस ज़्यादा देंगे वो लोग, ठीक है, और यही टैक्स की मनी या यही इनकम को यूज़ करके गवर्नमेंट पुअर लोगों के वेलफेयर के ऊपर यूज़ करती है, जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाए। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है, ठीक है। अब थर्ड ऑब्जेक्टिव आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का। अब वो ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में क्या होता है ये समझो, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है, इकोनॉमिक अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ ना तो इसमें मतलब आता है कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो प्राइजेस में, ठीक है, मतलब लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन इन प्राइस ना हो, ठीक है ना, ये चीज़ ना हो, इसको हम कहते हैं, जब ये चीज़ नहीं होती हम कहते हैं भाई ठीक है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। बट क्या होता है कभी कभार ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं। देखो मार्केट में दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक होती है इन्फ्लेशन, भाई बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, एंड एक होती है डिफ्लेशन जिसको हम कहते हैं मार्केट एकदम नीचे चली गई। दो तरीके की तुमने भी अभी तक सुना होगा, न्यूज़ में भी पढ़ते होगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन कब होती है, इन्फ्लेशन तब होती है जब डिमांड जो हमारी होती है ना वो बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू सप्लाई, एज़ कंपेयर टू सप्लाई। एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें। तुमने आजकल मार्केट में देखा होगा जो टमाटर होते हैं कितना ज़्यादा उसका रेट बढ़ चुका है। रेट क्यों बढ़ा है, डिमांड क्योंकि ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सप्लाई, सप्लाई है नहीं और डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इस केस में देखो ये तो इन्फ्लेशन का केस होता है। अब इस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, अब गवर्नमेंट को ना कुछ ऐसा करना होता है जिससे लोग ज़्यादा परेशान ना रहे, ठीक है। अब डिमांड कब है, डिमांड कब बंदा करेगा, उसकी जेब में जब पैसा होगा, है ना, जब उसकी जेब में पैसा होगा तभी तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड्स भी करेगा। अब गवर्नमेंट ने उसकी जेब का पैसा निकालना है, ख़त्म करना है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करती, गवर्नमेंट अपना जो एक्सपेंडिचर होता है ना वो बढ़ा देती है, रिड्यूस कर देती है अपना एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या होता है ये समझ लो। गवर्नमेंट के जो खर्चे की बात करूँ ना, गवर्नमेंट के दो तरीके खर्चे होते हैं जो अभी हमने पिछले पॉइंट्स में पढ़ा है। एक तो टैक्स कंसेशन, के टैक्स में माफ़ी दे दी कि चलो इस बार टैक्स ना भरो या ये लोग टैक्स ना भरो। दूसरा होता है सब्सिडीज़, गवर्नमेंट ये सब देना बंद कर देती है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जिससे क्या होता है लोगों की जेब का पैसा ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है और जो लोग होते हैं वो दोबारा बैलेंस स्टेट में आ जाते हैं। ना ज़्यादा पैसा है, ना बहुत ज़्यादा है, ना ही बहुत कम है, ठीक है। मतलब समझो, इन्फ्लेशन का मतलब होता है डिमांड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सप्लाई। तो इस केस में गवर्नमेंट अपना खर्चा कम कर देती है। गवर्नमेंट के खर्चे दो तरीके के होते हैं, टैक्स कंसेशंस और सब्सिडीज़। टैक्स कंसेशन होता है कि टैक्स में मुनाफा दे दिया, मतलब मुनाफा इन द सेंस कि चलो तुम टैक्सेस मत भरो। अगर सब्सिडीज़ की बात करूँ तो सब्सिडीज़ दे दी, सब्सिडीज़ का मतलब है कि चलो तुम बिजली का बिल ना भरो, ये सब मत करो। तो गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये सब एक्सपेंडिचर को कम कर देती है। और अगर मैं डिफ्लेशन की बात करूँ, डिफ्लेशन कब होती है, डिफ्लेशन तब होती है जब हमारा सप्लाई जो होती है, ठीक है, अगर हमारी मैं बात करूँ सप्लाई की, व्हेन सप्लाई इज मोर देन दैट ऑफ डिमांड, यही चीज़ होती है, ठीक है। व्हेन सप्लाई इज मोर देन डिमांड तो ये होती है। अब देखो अगर गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन में कम कर दिया अपना खर्चा, टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज़, तो डिफ्लेशन में क्या करेगी, अगर इन्फ्लेशन में कम कर दिया तो डिफ्लेशन में बढ़ा देगी। तो डिफ्लेशन में क्या करती है, ज़्यादा दे देती है
टैक्स कंसेशंस और ज़्यादा सब्सिडीज़ देनी स्टार्ट कर देती है। इससे क्या होता है, इससे दोबारा चीज़ें बैलेंस में आना स्टार्ट हो जाती हैं। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आंसर में बहुत अच्छे से तुम लिख सकते हो, मैंने बहुत डीप में समझाया तुम्हें ये पॉइंट, ठीक है। अब एक मैं तुम्हें टर्म बता देता हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना ये टर्म सुन के, क्योंकि ये आगे तुम्हारे अभी ना चैप्टर में आएंगी, पर मैं तुम्हें बोल देता हूँ क्योंकि तुमने पॉइंट्स में लिखना होगा। जब भी तुम्हें ये पॉइंट पूछा जाएगा ना, इसमें एक चीज़ लिखना जरूर कि जो सरप्लस बजट होता है वो यूज़ होता है, जो सरप्लस बजट होता है, ठीक है, क्योंकि ये आगे का कॉन्सेप्ट है, बट मैं तुम्हें अभी करा रहा हूँ कि कहीं मिस ना हो जाए हमारा आगे। सरप्लस बजट हमारा यूज़ होता है एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि जब भी महंगाई होती है ना, हम लोग कौन सा बजट बनाते हैं, गवर्नमेंट हमेशा सरप्लस बजट बनाती है। एंड जब हमारी डिफ्लेशन आ जाती है तो उस केस में डेफिसिट बजट बनाता है। देखो, डी फॉर डिफ्लेशन, और इसको करने के लिए ठीक हमारा कौन सा बजट बनता है, डेफिसिट बजट बनता है, ठीक है। मतलब के बारे में कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो, मैं आगे तुम्हें बहुत डीप में ये चीज़ समझाऊंगा, बस तुमने ये पॉइंट में मेंशन जरूर करना है। मेंशन नहीं करोगे टीचर फालतू का आधा नंबर काट देंगे कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है इसकी। समझ आ गया ये पॉइंट। अब इसके बाद हमारा क्या होता है, अगला पॉइंट आता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। ये बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है, अब ये समझते हैं। अब ये पॉइंट समझो, बहुत ईजी पॉइंट है। अब इसमें क्या आता है, देखो काफ़ी सारी ना पब्लिक सेक्टर्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज होती हैं। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज मतलब गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करती है, ठीक है। अब मैं एक बड़ा नया सा नाम लिख रहा हूँ, ये नाम तुमने किसी भी ना आज तक, मैं तुम्हें बता दूँ, यूट्यूब की वीडियो पे नहीं देखा होगा, क्लास 12 की जितनी मैंने वीडियोस देखी हैं अभी तक तुमने देखा नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, नेचुरल मोनोपोलीज, ठीक है। अब नेचुरल मोनोपोलीज का क्या मतलब होता है, नेचुरल मोनोपोलीज का मतलब ये होता है जब हमारी एक सिंगल फर्म होती है, ठीक है, एक सिंगल कोई फर्म होगी जो प्रोड्यूस कर रही है गुड्स को एंड सर्विसेज को, वो भी बहुत ज़्यादा लो रेट पे, ठीक है, वो भी उस कॉस्ट पे जो सबसे ज़्यादा कम है, विच इज़ लेस देन द कंपीटिटिंग फर्म्स, कि जो इससे compete करती हैं ना, उनसे बहुत सस्ते रेट पे हमने कोई गुड्स एंड सर्विसेज बना ली, और ये वो फर्म्स होती हैं हमारी। नेचुरल मोनोपोलीज का मतलब ये होता है, ये ऐसी फर्म्स होती हैं, ठीक है, जो मतलब प्रोड्यूस करती है, पब्लिक सेक्टर होता है हमारा ये। सबसे पहले तो ये सुनना, ये जो फर्म होती है ना, मेजरली पब्लिक सेक्टर होता है, जो प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज उस कॉस्ट पे जो सबसे ज़्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू कम्पिटिटिव फर्म, ठीक है। अब पब्लिक सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी आती हैं, खुद दिमाग लगाओ, पब्लिक सेक्टर में क्या क्या आता है, पब्लिक सेक्टर फर्म्स कौन सी होती हैं, ये फर्म्स पब्लिक सेक्टर की है, याद रखना। पब्लिक सेक्टर फर्म कौन सी होती हैं, पब्लिक सेक्टर फर्म्स हमारी जैसे रेलवेज, अच्छा, दूसरी अगर मैं बात करूँ रेलवेज के बारे में, और इलेक्ट्रिसिटी। ये बेसिकली गवर्नमेंट का एम क्या होता है कि हमने भाई पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ करना है ना। तो अब जब बजट बन रहा होता है ना, तो गवर्नमेंट काफ़ी सारे ऐसे प्रोविजंस लेके आती है। प्रोविजंस का मतलब हो गया ऐसे काफ़ी सारे मतलब सिस्टम बनाया जाता है जिससे क्या होता है, मैनेज हो पाता है। अब देखो पब्लिक सेक्टर है, ठीक है, अब इनका प्रॉफिट मोटिव तो होता नहीं है, मेन मोटिव होता है जी सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर ही इनका मेन मोटिव होता है। अब सोशल वेलफेयर तो ठीक है, बट भाई जो लोग काम कर रहे हैं क्या उनको तनख्वाह नहीं दोगे, वो आगे से नहीं करेंगे काम। और काफ़ी सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो हमें देने ही पड़ते हैं, हम जो मर्जी कर लें, भले ही वो पब्लिक सेक्टर है कोई भी हो, वो देने ही पड़ेंगे। अगर किसी प्राइवेट बंदे की ज़मीन के ऊपर तुम काम कर रहे हो तो उसको रेंट भी तो दोगे, है ना। अब ये कहाँ से आएगा, तो जब गवर्नमेंट बजट बना रही होती है ना, गवर्नमेंट काफ़ी सारे ऐसे प्रोविजंस यानी कि सिस्टम बना देती है कि अगर इनके जो खर्चे हैं, जो ये पब्लिक सेक्टर के खर्चे होंगे ना, वो हम पे कर देंगे थ्रू आउट बजट। ये काफ़ी सारे प्रोविजंस बना देती है, जिससे क्या होता है गवर्नमेंट आराम से मैनेज भी कर पाती है, ठीक है, इन एंटरप्राइज को, और इनको एक फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है। इन एंटरप्राइज को फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है थ्रू बजटरी पॉलिसीज। समझ आ गया, बहुत आसान सा पॉइंट था। अगर सिंपल भाषा में समझाऊं, नेचुरल मोनोपोलीज का अगर तुम वर्ड छोड़ दो, ठीक है, भले कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अगर इसको हटा दोगे ना तुम, तो यही मतलब बनता है जो पब्लिक सेक्टर होते हैं गवर्नमेंट की, इनका मेन प्रॉफिट मोटिव तो होता नहीं है, तो ये पैसे इतना कमाते नहीं है, बट इनके खर्चे पूरे होते हैं, है ना। हर फॉर्म का खर्चा तो होगा कोई ना कोई। अब इस खर्चे को पूरा कैसे करें, अगर खर्चे को पूरे करने की बात करूं तो गवर्नमेंट अपने बजट में ऐसे प्रोविजंस बना देती है जिससे मैनेज कर पाती है इन खर्चे को, और इनको एक फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है। समझ आ गया, बहुत आसान सा था ये टॉपिक। अब अगला पॉइंट आता है इकोनॉमिक ग्रोथ का।
अब अगला पॉइंट कौन सा आता है? अगला पॉइंट हमारा ये आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी? इकोनॉमिक ग्रोथ का अगर सिंपल मतलब समझाऊं तो इसका मतलब होता है जीडीपी को बढ़ाना। एंड अगर इसको सिंपल भाषा में लिखूं तो इसका मतलब होता है गुड्स को बढ़ाना, कि प्रोडक्शन जो हमारी गुड्स की होती है ना, गुड्स एंड सर्विसेज की, इंक्रीज कर देना इन वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, मतलब जीडीपी की जब भी हम कहेंगे ना जीडीपी बढ़ाओ, इसका मतलब आता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं ना, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी प्रोडक्शन को बढ़ा दो। अब गवर्नमेंट का जो बजट होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। कैसे? अब ये सुनो, गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है। गवर्नमेंट भाई पहला टैक्स रिबेट्स दे देगी, कि टैक्स का थोड़ा बहुत हेल्प दे दिया, टैक्स रिबेट्स दे दिया। किसको दे दिया? जो लोग प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्टिव वेंचर्स को। प्रोडक्टिव वेंचर्स का मतलब है जो प्रोडक्शन वगैरह करते हैं। ठीक है, टैक्स की रिबेट दे दो प्रोडक्टिव वेंचर्स को। ठीक है, जिससे क्या होगा, उनकी जो इसके दो इम्पैक्ट होंगे। एक तो उनकी सेविंग्स बढ़ जाएगी, जब उनकी सेविंग्स बढ़ जाएगी उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी वो अपनी ज़्यादा करनी स्टार्ट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी। एंड जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ओवरऑल हमारा क्या होगा, ओवरऑल हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। एंड अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट का देखा कितना अच्छा रोल है। और सेकंड पॉइंट में बात करें, गवर्नमेंट खुद भी खर्चा कर सकती है भाई। ठीक है, स्पेंड कर सकती है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट खुद भी स्पेंड करती है। अब जैसे कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, तो गवर्नमेंट स्पेंड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देती है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जिससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। फिर वही चीज़ें आ जाती हैं हमारी गुड्स एंड सर्विसेज जीडीपी। पर इन सब चीज़ों को प्लान करने से पहले ना गवर्नमेंट रिबेट्स और सब्सिडीज तो दे देती है, बट इससे पहले गवर्नमेंट को चेक करना होता है कि इन्फ्लेशन का रेट क्या चल रहा है, कि महंगाई का रेट क्या चल रहा है। ये लिखना जरूर पॉइंट, ये नहीं लिखोगे तो फिर नंबर कटेंगे। ठीक है, ये सब करने से पहले गवर्नमेंट चेक करती है कि इन्फ्लेशन का रेट क्या चल रहा है। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, पॉइंट नंबर 1 गवर्नमेंट ये चेक करती है। अगर पॉइंट नंबर 2 की बात करूं, गवर्नमेंट ये भी चेक करती है कि टैक्स रेट्स क्या क्या हैं, कि अगर मेरा टैक्स रेट ही ठीक है तो फिर मैं क्यों खर्चा करूं। गवर्नमेंट का तो यही होगा ना, मैं पहले टैक्स कंसेशंस वगैरह दे रहा हूं तो मैं दोबारा क्यों खर्चा करूं। और तीसरा ये भी होता है कि भाई अगर गवर्नमेंट ने कोई लोन वोन प्रोवाइड कर दिया तो डेट ट्रैप का भी तो हो सकता है केस, डेट ट्रैप का भी हो सकता है। अगर लोन बहुत ज़्यादा हाई हैं, खर्चों को फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट बाहर से लोन ले ले ये खर्चा करने के लिए, तो गवर्नमेंट भी तो डेट ट्रैप में फंस सकती है। तो यानी कि इन्फ्लेशन रेट चेक करो, टैक्स रेट चेक करो, इनको चेक करने के बाद तुम ये दो चीज़ें कर सकते हो जिससे तुम्हारी जीडीपी अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, हो गया पॉइंट। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, बस एक आधा पॉइंट और रह गया, देन ये वीडियो खत्म ही कर रहे हैं। ये मैंने लाइन खींच दी है, इस तरफ आ गया रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़ और इस तरफ आ गया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। दोनों ही बहुत ज़्यादा आसान से पॉइंट है। ठीक है, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं रिड्यूसिंग द रीजनल डिस्पैरिटीज़। अब रीजनल डिस्पैरिटीज़ का क्या मतलब है ये समझो। अब देखो काफ़ी सारे ना इंडिया के ऐसे पार्ट होते हैं जो बड़े बैकवर्ड हैं, यानी ये भी बड़े पिछड़े हैं, कहीं पे बिजली नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा। तो अगर हमें इनको इम्प्रूव करना है तो इम्प्रूव कैसे हो गया हमारे इसमें ये होता है कि या तो गवर्नमेंट वहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट सेट कर देगी। प्रोडक्शन यूनिट का मतलब है वहाँ प्रोडक्शन स्टार्ट करा दे, जिससे क्या होगा, नए नए इन्वेस्टर्स आएंगे, आसपास की जगह को इम्प्रूवमेंट होगी, है ना। तो इकोनॉमिक बैकवर्ड, अगर कोई इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, कोई विलेज हो गया या कोई भी कंट्री हो गई, कुछ भी हो गया, उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, गवर्नमेंट वहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट सेट कर देती है। प्रोडक्शन यूनिट का क्या मतलब होता है, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ा देती है, प्रोडक्शन करनी स्टार्ट कर देती है, किसी भी चीज़ की कोई फॉर्म लगा देती है, ये सब चीज़ें। या गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कुछ ऐसे जगहें होती है जिनको ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन से क्या होता है, ये ऐसी जगहें होती है, इन जगह को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे जो टैक्स रेट्स होती है ना वो कम कर देती है और सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा देती है, जिससे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करें। ये समझ आ गया पॉइंट? ये पॉइंट मेरे को लग रहा है समझ आ गया होगा। मतलब मेन इसमें ये था प्रोडक्शन यूनिट सेट कर देना और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिससे क्या होगा, टैक्स की कम देंगे और सब्सिडीज़ ज़्यादा दे देंगे। तो जितनी भी ज़्यादा प्रोडक्शन यूनिट यानी कि जो बड़े स्केल पे काम करते हैं ना, वो सब लोग चाहेंगे कि हम यहीं पर ही जाएँ, यहीं पर ही अपनी प्रोडक्शन यूनिट सेट करें, क्योंकि गवर्नमेंट से हमें टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा और सब्सिडीज़ भी मिलेंगी, जिससे क्या होगा, वो जगह जो होगी वो डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी। आखिरी पॉइंट आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये तो और भी आसान है। अब देखो गवर्नमेंट ना अपने बजट से क्या कर सकती है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकती है। ठीक है, यानी कि जॉब वगैरह बहुत ज़्यादा कर सकती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं ना उनको बढ़ा सकती है।
अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बढ़ाएगी? गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जब खर्चा करे, पहला पॉइंट तो ये लिख देना कि गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जब भी इन्वेस्टमेंट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इन्वेस्टमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे फ्लाईओवर बन गया, ठीक है ना, एग्जांपल तुम ले सकते हो कि अगर फ्लाईओवर की बात करें या ब्रिजेस की बात करें, ये बड़े सारे एग्जांपल्स होते हैं। इससे क्या होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी, ठीक है। इन चीज़ों को बनाने के लिए भी तो लोग चाहिए होंगे, तो जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। और दूसरी तरफ रूरल एरियाज़ में भी और अर्बन एरियाज़ में भी दोनों जगह पे गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीम्स चलाई हुई हैं, जिससे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करूँ तो PMRY, ये तुम सब ना इंडियन इको में पढ़ोगे, PMRY की हो गया पॉइंट, ठीक है, ये हो गया, या SJSRY, ये दो स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ने चलाई हुई है, जिससे एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा, मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिलती हैं और लोगों को काम करने का मौका मिलता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। हमने काफ़ी डीप में समझा है। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो जाती है, बट कॉन्सेप्ट हम कोई छोड़ते नहीं है, सब कुछ कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि हमने एक एक चीज़ डीप में पढ़ी है। अगर आप हमसे पर्सनली पढ़ना चाहते हो तो आप हमें ईमेल पे भी मैसेज कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट